हेडिंग बनाइए सेंटेंस। आज हम लोग सेंटेंस को पढ़ने का काम करेंगे, उसे सीखने का काम करेंगे, जानने का काम करेंगे। लेकिन सेंटेंस को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जान लेते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा इंटरेस्टिंग हो जाए। तो वो इंफॉर्मेशन क्या है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि सेंटेंस टॉपिक से आपसे एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप जानिए कि सेंटेंस टॉपिक से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा और ना ही आपसे ये कहेगा कि आप बताइए सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। इस तरह से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आप जानते हैं। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं। आपको पता होगा किसी भी मकान को बनाने से पहले, किसी भी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका बेस तैयार किया जाता है ताकि वो बिल्डिंग जो है स्ट्रांग रहे और कुछ दिन तक चले। ठीक है, उसी तरह हम लोग भी पढ़ने से पहले, इंग्लिश को पढ़ने से पहले, सीखने से पहले अपना बेस स्ट्रांग करते हैं, बेस बनाते हैं ताकि आगे की बातें हमें समझ में आए। जब हम टेंस पढ़ें, नरेशन पढ़ें, वॉइस पढ़ें, क्वेश्चन टैग पढ़ें, तो वहां से आपको समझ में आए कि हमने क्या कहा है, असर्टिव क्या है, सेंटेंस के बारे में क्या कहा है, असर्टिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव क्या है, इस सबका आपको स्ट्रक्चर मालूम हो। तो अब हम लोग यहाँ से पढ़ने का काम करते हैं, जानने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस की परिभाषा क्या है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी चीजें जो है आपकी वहीं रहेंगी। तो यहाँ आपका डेफिनेशन क्या होगा, अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called a sentence। क्या कहा हमने कहा a systematic arrangement of a group of words that makes complete sense is called a sentence। यानी शब्दों की समूह की वह व्यवस्थित क्रम जिससे कोई पूर्ण अर्थ निकलता हो आपका सेंटेंस कहलाता है। अब जो हमने कहा है उसे हम लिखने का काम करते हैं ताकि आप रिटन फॉर्मेशन में रख लो, आपके पास रहे। क्या कहा हमने, तो हमने कहा अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ group of words that makes a complete sense, a complete sense is called a sentence, is called a sentence। अब यहाँ पे हम इसको लॉजिकल समझने का काम करेंगे और लॉजिकल समझने के लिए हमें कुछ एग्जांपल्स की जरूरत होगी, कुछ एग्जांपल्स की हमें नीड होगी। तो यहाँ पे हम समझने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिया। फर्स्ट लिया हमने, मुझे काट कर आम दो, और सेकंड हमने लिया आम काट कर मुझे दो। अब आपके सामने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे गए हैं और दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। मुझे काट कर आम दो और सेकंड सेंटेंस है आपका आम काट कर मुझे दो। अब आप देखेंगे तो दोनों में आपके वही वर्ड है। आप यहाँ देखें फर्स्ट में मुझे, तो यहाँ भी आपका मुझे, काट कर तो काट कर, आम तो आम, दो तो दो आपका, यानी जो वर्ड ऊपर वाले सेंटेंस में है वही वर्ड आपके ऊपर नीचे वाले सेंटेंस में है। लेकिन
अब इसमें से आपका राइट क्या है और रॉन्ग क्या है? इसमें जो है आपका सेकंड वाला राइट है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। अब क्यों रॉन्ग है? जबकि वर्ड आपके समान है, वर्ड आपके इक्वल है, तो फिर ये सेंटेंस रॉन्ग क्यों है? सेंटेंस आपका रॉन्ग ये इसलिए है क्योंकि इसमें जो है वर्ड्स का अरेंजमेंट ठीक नहीं है, वर्ड्स का अरेंजमेंट सही नहीं है। अगर वर्ड्स का अरेंजमेंट सही होता तो ये सेंटेंस भी आपका सही होता। जब आप अब यहां से जब आप PQR सॉल्व करते हैं पैराजम्बल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऊपर कुछ सेंटेंस टाइप सा दे दिया जाता है छोटा सा, और उसके बाद में जो है आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है PQRS, और इसमें भी कुछ लिखा होता है, इसमें भी कुछ लिखा होता है, इसमें भी आपसे कुछ लिखा होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है? रीअरेंजमेंट करना होता है, यानी आपको जो है कहाँ पे पहले P आएगा, Q आएगा, R आएगा या फिर S आएगा, इस तरह से करके आपको दिया जाता है, और 4 में आपको ऑप्शन भी दिए जाते हैं। अब वहां पे आपको अरेंजमेंट करना होता है, तो वहां पे आपको अरेंजमेंट करने के लिए यहाँ इसका आपके पास जानकारी होना जरूरी है। बोलो जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। तो इस अब यहाँ पे इतना के बाद में अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं कि पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या है और सेंटेंस लिखने का पैटर्न क्या होता है। यहाँ तक अगर आप में लोगों में किसी को कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाए। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो हाथ उठाए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इसके पैटर्न को समझना होगा। पैटर्न ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का पैटर्न क्या है। अब जो है हम सेंटेंस या तो हम हिंदी में लिखते हैं या फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं। हिंदी में लिखते हैं या फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं, यानी यही 2 लैंग्वेज हम यूज करते हैं। रीजनल लैंग्वेज भी यूज करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली लैंग्वेज हमारा या तो हिंदी होता है या फिर इंग्लिश होता है, यही होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा, हिंदी में सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा, पहले आपका कर्ता होगा, उसके बाद आपका यहाँ पे कर्म होता है, और उसके बाद आपका यहाँ पे क्रिया होता है। यानी कर्ता क्या, तो यहाँ पे आपका कर्ता को ही हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और कर्म क्या, तो कर्म को ही हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं, और क्रिया क्या, तो क्रिया को हम लोग इंग्लिश में वर्ब के नाम से जानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिए, अब इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो चाहिए ना, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। राम आम खाता है। राम आम खाता है, तो आप देखें राम सब्जेक्ट के प्लेस पे, आम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, और खाता है आपका वर्ब के प्लेस पे। बोलो है कि नहीं? यानी जब हम लोग हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं तो इस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब। यानी हिंदी में जब भी होगा तो वर्ब आपका लास्ट में लिखा जाता है। इस तरह से करके ऐसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके सेंटेंस लिखा जाता है। और इंग्लिश में लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इंग्लिश में जो हम लिखते हैं वो आपका होता है फर्स्ट में कर्ता, यहाँ भी आपका सेम होता है, यानी कर्ता, उसके बाद आपका जो चेंज होता है इंग्लिश में यहाँ पे क्रिया, क्रिया के बाद में आपका कर्म।
इंग्लिश में कर्ता का मतलब क्या, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश जो है, जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपका इंग्लिश लिखा जाता है। इंग्लिश में कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें आप, अब इसका भी आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो सेंटेंस हमने हिंदी में लिया है उसी को हम इंग्लिश में करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया राम, तो आप देखो सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने राम। उसके बाद हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब हमारा खाता, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका इट्स। क्यों? क्योंकि राम आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा, सिंगुलर ही होना चाहिए। अब उसके बाद में चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है आम, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अ मैंगो। अब बोलो आपको कोई डाउट है? अभी तक आपने इस तरह से सेंटेंस कभी नहीं पढ़ा होगा, इतना डीपली आपने सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आज आप सीखोगे कि सेंटेंस क्या होता है, किस तरह पढ़ा जाता है, और आप अब इंग्लिश से घबराओगे नहीं। बोलो कुछ नया आपको मिल रहा कि नहीं मिल रहा? नया मिल रहा ना? चलिए अब यहाँ पे इतना हो गया। इतना के बाद अब हम जानते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या है। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी आप यकीन मानिए कि जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस तरह से आपने आज तक कहीं नहीं पढ़ा होगा। चलिए देखते हैं। आप आए हो तो कुछ यूनिक ही सीखोगे। हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, वॉइस, नरेशन, क्यूटी मतलब क्वेश्चन टैग। और सेकेंड जो हम लोग डिवाइड करते हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लाउज। अब यहाँ पे आपको जानना है कि अकॉर्डिंग टू टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग सेंटेंस कितने होते हैं। तो यहाँ भी हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कौन कौन सा? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग जो डिवाइड करते हैं उसको हम लोग पढ़ने का काम करेंगे ट्रेडिशनल वे में, और सेकंड जो हम लोग पढ़ने का काम करेंगे उसे मॉडर्न वे में। अब ट्रेडिशनल वे में आपके सेंटेंस कितने होते हैं? तो ट्रेडिशनल वे में जो आपके सेंटेंस होते हैं वो 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन कौन सा? तो फर्स्ट जो आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर आपका जो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ नंबर जो आपका होता है एक्सक्लामेटरी इस आर को और साफ लिख देता हूं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये आपके 5 तरह के होते हैं ट्रेडिशनल
वे में, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मॉडर्न वे में सेंटेंस कितने होते हैं। तो मॉडर्न वे में सेंटेंस जो है आपके 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? फर्स्ट जो आपका होता है स्टेटमेंट, और सेकंड जो आपका होता है वो होता है क्वेश्चन। थर्ड आपका होता है कमांड, और फोर्थ जो आपका होता है वो होता है आपका एक्सक्लामेशन। आपका 4th नंबर सेंटेंस होता है। ये 4 तरह के आपके मॉडर्न वे में सेंटेंस होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड कमांड, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी। अब यहाँ पे आप समझने का काम करेंगे। असर्टिव जो सेंटेंस है उसी को हम लोग स्टेटमेंट भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। और इम्परेटिव, अब यहाँ पे आपका दिया हुआ है कमांड, तो यहाँ पे आपका ये दोनों मिलाकर इम्परेटिव प्लस ऑप्टेटिव मिलाकर आपको कमांड सेंटेंस मॉडर्न वे में बना दिया गया है, और कमांड के नाम से इन दोनों को जाना जाने लगा है। लेकिन ये दोनों का इसमें होना चाहिए था, ये दोनों भी आपका मॉडर्न वे में होना चाहिए था। 5th नंबर एक्सक्लामेटरी को एक्सक्लामेशन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ तक बोलिए आपको कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हम जानने का काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाउज आपके सेंटेंस कितने होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लाउज हमारे जो सेंटेंस होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सेकंड होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस, थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स, और फोर्थ होता है हमारा मिक्स्ड सेंटेंस। ये जो है हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, और इसे हम एक एक कर पढ़ने का काम करेंगे। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ये अकॉर्डिंग टू क्लाउज में जो आपके 4 सेंटेंसेस होते हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आपका एग्जाम हो एसएससी का, और यूपीएससी में दोनों से मिलाकर लगभग आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी में और यूपीएससी में आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पूछे जाते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे हम एक एक कर पढ़ने का काम करते हैं। पहले असर्टिव सेंटेंस को जानने का काम करते हैं, असर्टिव सेंटेंस क्या है। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जानने का काम करेंगे। उसके बाद हम इम्परेटिव सेंटेंस को जानने का काम करेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। उसके बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को जानने का काम करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमारा क्या है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को जानने का काम करेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है। और इसके साथ साथ हम लोग इसके स्ट्रक्चर्स को भी जानने का काम करेंगे। तो हेडिंग बनाइए असर्टिव सेंटेंस। हेडिंग बनाइए असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में लिखिए आप, असर्टिव सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस
that makes a sentence that makes a statement or declaration. A sentence that makes a statement or declaration is called an assertive sentence. An assertive sentence. An assertive sentence यानी जो आपका स्टेटमेंट बताए या डिक्लेरेशन बताए, साधारण वाक्य हो, वो आपका क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। इस सेंटेंस में आपका कोई ना कोई कथन दिया गया होगा, कोई ना कोई कथन आपको दिया गया होगा। अब यहां पे एक लाइन नीचे लिख लें, एन असर्टिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, एन assertive sentence can be divided into two parts. क्या कहा हमने? assertive an assertive sentence can be divided into two parts. कौन कौन सा? फर्स्ट जो है आपका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव को ही हम लोग पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड सेकंड वन इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। इसको मिटा दूं, चलिए। अब यहाँ पे जो है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब, अगर जरूरत है तो लिखे, नहीं जरूरत है तो ना लिखे, इसीलिए हमने उसको ब्रैकेट में रखा है। फिर उसके बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के बाद में यहाँ पे आपका अदर वर्ड होगा, वर्ब के बाद में अदर वर्ड होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का यूज करते हैं तो वो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव नहीं होगा, वो आपका अफर्मेटिव नहीं होगा। अब बोलो, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल चाहिए, तभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल, श्याम गोज टू मार्केट, श्याम गोज टू मार्केट। तो यहाँ पे देखें आप, सब्जेक्ट के प्लेस पे हमने श्याम लिया, और यहाँ पे आपका मेन वर्ब है, गोज आपका मेन वर्ब है, उसके बाद में टू मार्केट आपका अदर वर्ड है। इसमें आपका ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं किया गया है। हमने पहले कहा था कि अगर जरूरत है तो आप ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें, अगर नहीं है तो आप ना करें। एक आपको एग्जांपल दे देता हूं विथ ऑक्सिलरी वर्ब। शी इज रीडिंग अ बुक, शी इज रीडिंग अ बुक। अब यहाँ पे आप देखें, सब्जेक्ट के प्लेस पे शी, इज ऑक्सिलरी वर्ब के प्लेस पे, मेन वर्ब में रीडिंग और अदर वर्ड में अ बुक। बोलिए यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है?
तो नेगेटिव सेंटेंस का जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपका यहाँ पे नॉट, और उसके बाद में आपका वर्ब, और वर्ब के बाद में आपका अदर वर्ड होगा। और इसमें जो है आप, नो, नॉट, नेवर जैसे वर्ड का आप यूज कर सकते हैं और आपका सेंटेंस राइट होगा, आपका सेंटेंस राइट होगा। आप चाहो तो इसमें एग्जांपल लिख लो, जो हमने अफर्मेटिव में दिया है उसी को आप नेगेटिव बना लो। श्याम डज नॉट, श्याम डज नॉट गो टू मार्केट, श्याम डज नॉट गो टू मार्केट। सेकेंड एग्जांपल, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक, शी इज नॉट रीडिंग अ बुक। चलिए यहां तक आपका क्लियर है। अब हेडिंग बनाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस that ask a question, is called an interrogative sentence. An interrogative sentence वह वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है, वह वाक्य जिससे कोई प्रश्न पूछा जाता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें लिख लें आप, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्या कहा हमने कहा इंटेरोगेटिव, सेंटेंस। अब यहाँ पे आप देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ये दो तरह से लिखा जाता है। फर्स्ट जो है ये जो दो तरह से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो है स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब, स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब, वी से आप वर्ब समझेंगे। और सेकेंड वन इज स्टार्ट विथ WH फैमिली। अब ये जो स्टार्ट जो ऑक्सिलरी वर्ब से करेगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, और वर्ब के बाद में आपका अदर वर्ड, और लास्ट में जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क ही यूज किया जाएगा, और यहाँ पे आपका फुल स्टॉप यूज नहीं किया जाएगा, या फिर कोई और साइन आपका यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क ही यूज किया जाएगा। अब इसका रिप्लाई कैसा होगा? तो इसका जो रिप्लाई होगा वो ऑलवेज यस या नो में होगा, ऑलवेज यस या नो में होगा। अब इसका भी आप एग्जांपल लिख ले ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। डू यू नो मी,
अगर कोई व्यक्ति आपसे बोलता है डू यू नो मी, तो आप क्या बोलोगे? अपने बारे में डिटेल बताओगे या आप यस या नो का रिप्लाई करोगे? क्योंकि यहाँ पे आपसे यस या नो पूछा गया है और यस या नो से आपका काम चल जाएगा। जहां यस या नो से काम चल जाता है तो वहां हमें पूरी डिटेल देने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती। डू यू नो मी, डू यू नो मी। और एग्जांपल लिख लो, आर यू अ स्टूडेंट, आर यू अ स्टूडेंट। अब बोलो क्या और कोई डाउट है? हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिया है, आप ये मत देखिए कि 2-3 एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमने आपको स्ट्रक्चर दिया, इससे आप हजारों सेंटेंस बनाओ, हजारों सेंटेंस लिखो, जितना मन करता है उतना लिखो। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ये कैसे स्टार्ट होगा, कैसे लिखा जाएगा? तो हमने कहा है स्टार्ट विथ ऑक्सिलरी वर्ब। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका WH वर्ड। WH वर्ड के बाद में आपका ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब होगा, वर्ब के बाद में आपका अदर वर्ड होगा और अदर वर्ड के बाद में आपका क्वेश्चन मार्क ही होगा। फुल स्टॉप या कोई और साइन का यूज नहीं किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो आपका क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। जब भी यूज किया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा। अब इसका रिप्लाई कैसा होगा? क्या इसका रिप्लाई यस या नो से काम चल जाएगा? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका रिप्लाई कभी भी यस या नो में नहीं किया जाएगा। यस या नो में इसका रिप्लाई नहीं होगा, यस या नो में इसका रिप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल लिख लो, आप एग्जाम्पल लिख लो। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। अगर कोई व्यक्ति बोलो आपसे पूछे वेयर डू यू लिव, तो आप क्या बोलोगे? यस या नो। ऐसा बोलोगे तो काम चलेगा? वो समझेगा ये पागल हो गया है। बोलो समझेगा कि नहीं समझेगा? समझेगा ना, क्योंकि वो आपसे डिटेल पूछ रहा है। जब क्वेश्चन आपसे डिटेल में पूछा है तो आंसर भी आपको डिटेल में ही देना होगा। बोलो आंसर आपको डिटेल में देना होगा कि नहीं? देना होगा। तो इसी तरह इसका आंसर जो है डिटेल में देना होगा। आई लिव, जहां रहते हो वहां बता देना, ठीक है। और एग्जांपल लिख लो। व्हाट डू यू इट, व्हाट डू यू इट, व्हाट डू यू इट, व्हाट डू यू इट। हो गया? क्या और एग्जाम्पल देने की जरूरत है? नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए नेक्स्ट का। इंपरेटिव सेंटेंस, हेडिंग बनाइए इंपरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस which shows, a sentence which shows advice, request, suggestion. A sentence which shows advice, request, suggestion or order is called
एन imperative sentence, an imperative sentence। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका आपका स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस आपका अदर वर्ड, V1 प्लस आपका अदर वर्ड। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे इसके पहले यू हिडन फॉर्म में होता है, यानी इसके पहले आपको यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑलवेज जो है आपका हिडन फॉर्म में होता है। ये यू जो है आपका ऑलवेज हिडन फॉर्म में होता है। आप इसका एग्जांपल लिख लें, ओपन द डोर, क्लोज द, साफ लिख देता हूं, क्लोज द विंडो, क्लोज द विंडो, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, come here, come here, come here, go there। ये सारे के सारे आपके V1 है और ये सारे के सारे आपके इम्परेटिव सेंटेंस है, ये सारे के सारे आपके इम्परेटिव सेंटेंस है। यानी जब आप वर्ब के साथ बोलते हो, वर्ब का यूज पहले करके और उसके बाद अदर वर्ड आप लगा के बोलते हो, तो आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। कम हियर इम्परेटिव सेंटेंस, गो देयर इम्परेटिव सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर इम्परेटिव सेंटेंस, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क आपका इम्परेटिव सेंटेंस, स्टैंड अप इम्परेटिव सेंटेंस। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ पे आप हेडिंग बनाइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यहां तक कोई दिक्कत, मिटा दिया जाए। चलिए हेडिंग बनाइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस। हेडिंग बनाइए ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसका आप लिखें, अ सेंटेंस विच shows wish, a blessing, a prayer, a curse is called an optative sentence। an optative sentence। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, अब यहां पे समझिए पहले स्ट्रक्चर से पहले। a sentence which shows, a sentence which shows a wish, blessing, prayer, curse is called। अगर ये सब शो करता है, आपका विश शो करता है, प्रेयर शो करता है, आपका कर्स शो करता है, या ब्लेसिंग दिखाता है, ब्लेसिंग शो करता है, तो वो सेंटेंस आपका क्या कहा जाएगा, वो सेंटेंस आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आगे बात समझ में। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो होगा आपका में के बाद में आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब, वर्ब के बाद में आपका अदर वर्ड, और अदर वर्ड के बाद में यहाँ पे जो आपका हो ध्यान रखना है साइन का। किसका ध्यान रखना है, साइन का। यहाँ पे जो है कभी भी क्वेश्चन मार्क का यूज
नहीं किया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं तो आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा, ना कि ऑप्टेटिव रहेगा। अगर ऑप्टेटिव में रखना है तो क्या होगा? कौन सा साइन यूज किया जाएगा? तो ऑप्टेटिव के लिए एक्सक्लामेशन मार्क का यूज किया जाएगा। और ये में जो है, जब एक्सक्लामेशन मार्क का यूज होगा तो ये कैसा सेंस देगा? ये सेंस देगा भगवान करे, भगवान करे का सेंस देगा, भगवान करे का सेंस देगा। अब एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट सक्सेस, मे ही गेट सक्सेस, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड help you, may God help you, may you live long, may you live long। भगवान करे कि आप दीर्घायु हो। मे ही गेट सक्सेस, भगवान करे कि आप सफल हो, भगवान करे कि आप सफल हो। मे गॉड हेल्प यू, भगवान आपकी सहायता करे या मदद करे। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि आप दीर्घायु हो। मे यू डाई सून, मे आई डाई सून, भगवान करे कि आप जल्दी मर जाए, भगवान करे कि आप जल्दी मर जाए, भगवान करे कि आप जल्दी मर जाए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट नंबर हेडिंग बनाइए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या है? A sentence which shows mental passions, thoughts or sudden feelings of mind is called an exclamatory sentence। exclamatory sentence यानी वैसा वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करें। वैसे वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या भावनाओं को प्रकट करे वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाता है, एक्सक्लामेटरी वाक्य कहा जाता है। बोले यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? अब यहाँ पे इसका हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, स्ट्रक्चर जानने का काम करते हैं। तो इसका जो है दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, दो तरह से ये लिखा जाता है। व्हाट
हाउ, सच, व्हाट, हाउ, सच। उसके बाद में आपका यहाँ पे ए या एन। अगर जरूरत है तो आप एडजेक्टिव का यूज करें, अगर जरूरत नहीं है तो आप एडजेक्टिव का यूज ना करें। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपका नाउन, नाउन। और उसके बाद में और यहाँ पे अगर कुछ जोड़ना चाहें तो आप जोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपका लास्ट में जो है आपका एक्सक्लामेशन मार्क होगा, एक्सक्लामेशन मार्क होगा। और सेकेंड स्ट्रक्चर क्या है? तो सेकेंड स्ट्रक्चर है आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड। वर्ड प्लस एक्सक्लामेशन साइन। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे जब भी साइन होगा तो एक्सक्लामेशन का साइन होगा। इस साइन को छोड़कर दूसरा कोई साइन यूज नहीं किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद में आपका अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड होगा। तब यहाँ पे आप इन दोनों का एग्जाम्पल लिख ले ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना हो। What a beautiful sight, what a beautiful sight। लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क हो गया। What a good boy he is, what a good boy he is, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क। अगर आप ही इज नहीं लिखना चाहते तो भी आपका सेंटेंस राइट होगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगा लें आप, आपका सेंटेंस राइट होगा, रॉन्ग नहीं होगा। अब इसमें लिख ले हुर्रा, एक्सक्लामेटरी वर्ड है हुर्रा, HURA, हुर्रा। ओ अल्लास, अल्लास। फाई फाई, फाई फाई फाई। ये सारा आपका एक्सेट्रा और सारे भी वर्ड होते हैं, ये सारे के सारे आपके एक्सक्लामेटरी वर्ड है। हुर्रा, हुर्रा, our team has won the match। हुर्रा, our team has won the match। नेक्स्ट लिख लें ओह, ओह, OH, ओह। अनिल इज हियर, ओह अनिल इज हियर, HERE। फाई फाई, फाई फाई का मतलब होता है छी छी, बैड सेंस देता है। फाई फाई, he has beaten his father। फाई फाई, he has beaten his father, he has beaten his father। बोलो और एग्जाम्पल देने की जरूरत है आपको? क्या और एग्जाम्पल आपको देने की जरूरत है? हमने आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर समझाया, लेकिन आपको स्ट्रक्चर दिया जिससे आप बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद तैयार कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो। बोलो यहां तक आपको कोई दिक्कत? एनीबॉडी, एनी डाउट? अगर डाउट है तो हैंड अपना उठाएं, अगर किसी को डाउट है तो अपना हैंड उठाएं। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का मतलब है उसी में जो हमने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा ट्रेडिशनल वे से कि सेंटेंस हमारे कितने होते हैं, उसे हमने पढ़ा।
और उसके साथ साथ हम लोग स्टेटमेंट पढ़ाने की जरूरत है। क्या मॉडर्न वे पढ़ाने की जरूरत है? जो चीजें यहाँ थी सेम चीजें वहां भी होंगी, इसमें कोई चेंज आपका नहीं होगा। स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, कमांड, एक्सक्लामेशन क्या पढ़ाने की आपको जरूरत है? मॉडर्न वे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें वही होंगी, डेफिनेशन वही होंगी, बातें वही होंगी। अब यहाँ पे हम पढ़ने का काम करते हैं क्लाउज। अकॉर्डिंग टू क्लाउज आपके सेंटेंस कितने होते हैं उससे जानने का काम करते हैं। तो चलिए हेडिंग बनाइए, अकॉर्डिंग टू क्लाउज में सिंपल सेंटेंस